अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूं, जो कि आपका नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है यानी नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए हिंदी का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और साथ ही साथ आपको पेपर के बारे में पूरी डिटेल भी बताऊंगा कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम यानी नए पाठ्यक्रम के अनुसार ये आपका हिंदी का सिलेबस है क्लास 10th के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे आपके चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पेपर के बारे में बता देता हूँ कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है। तो आपका पेपर यहाँ पे 70 नंबर का होता है। 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर आपको विद्यालय के द्वारा मिलते हैं आंतरिक मूल्यांकन के जरिए। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस विषय में एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 30 अंक निर्धारित है। आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। ठीक है, यानी 30 नंबर जो आपको मिलते हैं वो आपके विद्यालय के द्वारा मिलते हैं और 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब सिलेबस यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऊपर आपका लिखा है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसके अंतर्गत आपका टॉपिक क्या आता है, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आपका टॉपिक क्या आता है, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इन दोनों टॉपिक को मिलाकर आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ऊपर आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया है, नीचे आपका हिंदी पद्य के, पद्य मतलब काव्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको चैप्टर्स के नाम यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका निर्धारित पाठ्य वस्तु, और सबसे पहले आपको यहाँ पे गद्य के बारे में बताया गया। ठीक है, ये आपका हिंदी गद्य का सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला लेसन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहले लेसन का नाम यहाँ पे लिखा है मित्रता, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये आपका पहला चैप्टर है हिंदी गद्य का, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका क्या दिया है, सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पे दिया है ममता, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है हिंदी गद्य का। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यानी थर्ड चैप्टर आपका क्या दिया है, तो तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पे दिया है क्या लिखूं, और उसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा चैप्टर है हिंदी गद्य का। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दिया है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति, और इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जब मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे लिखा है अजंता, और इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक है। और सबसे लास्ट में आपका दिया है चैप्टर नंबर 7
हिंदी गद्य का। चैप्टर का नाम क्या है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, और इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। तो आपके हिंदी गद्य के सिलेबस में टोटल 7 चैप्टर्स दिए हैं, तो बड़े आसानी से ये आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। 7 चैप्टर ही दिए, बड़े आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको सभी चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका गद्य का सिलेबस हो गया। अब गद्य के बाद आपका आ जाएगा काव्य। ठीक है, अब काव्य में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका काव्य का सिलेबस है। ठीक है, गद्य में मैंने आपको अभी ऊपर बताया टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे काव्य हेतु, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो काव्य में आपका सबसे पहला लेसन क्या दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सूरदास जी का है। और यहाँ पे टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है पद। ठीक है, क्या नाम है? पद नाम है। ये पहला चैप्टर आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड आपका दिया है, सेकंड चैप्टर यहाँ पे तुलसीदास जी का है। और यहाँ पे टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका है धनुष भंग और वन पथ पर। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास वाला। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार व्याख्या पूछी जा चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पे दिया है रसखान जी का। और यहाँ पे टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका है समये और कवित्व। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ चैप्टर यहाँ पे बिहारी लाल जी का दिया हुआ है। और टॉपिक क्या है? भक्ति और नीति, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 आपका यहाँ पे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है महादेवी वर्मा जी का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे टॉपिक क्या है? टॉपिक है हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है राम नरेश त्रिपाठी जी का। और यहाँ पे टॉपिक क्या है? स्वदेश प्रेम। क्या है? स्वदेश प्रेम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और यहाँ पे टॉपिक आपका है पुष्प की अभिलाषा और जवानी। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। और यहाँ पे टॉपिक है झांसी की रानी की समाधि पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है मैत्री शरण गुप्त जी का। और यहाँ पे टॉपिक आपका क्या है? भारत माता का मंदिर यह। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है केदारनाथ सिंह। और यहाँ पे टॉपिक है नदी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है अशोक वाजपेयी। और टॉपिक आपका यहाँ पे है युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। और सबसे लास्ट चैप्टर आपका यहाँ पे दिया है श्याम नारायण पांडे जी का। और टॉपिक आपका क्या है? हल्दी घाटी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे काव्य में थोड़ा आपके लेसन यहाँ पे ज़्यादा, मैं आपको काउंट करके बता दूं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आपके यहाँ पे 13 चैप्टर्स हैं। तो हमें इसको सारे चैप्टर्स को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। और मैंने आपको क्या बताया कि कुछ चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में व्याख्या पूछी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर से आपकी व्याख्या पूछे जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर होते हैं। तो जब क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया काव्य के लिए आपका सिलेबस। मैंने आपको यहाँ पे गद्य का पूरा सिलेबस बता दिया। टोटल आपके 7 चैप्टर हैं यहाँ पे। और काव्य में आपके टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर्स हैं, यानी 13 चैप्टर्स हैं। इसके बाद आपका क्या आएगा? इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है परिशिष्ट। परिशिष्ट के अंतर्गत आपका काव्य सौंदर्य के तत्व आएगा। क्या आएगा? काव्य सौंदर्य के तत्व आएगा। इसके अंतर्गत आपसे रस, छंद और अलंकार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रस में आपसे हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान पूछा जाता है। अलंकार में आपका अर्थालंकार यानी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपसे पूछा जाता है। और छंद के अंतर्गत आपका सोरठा, रोला आता है, जिसमें आपसे लक्षण, उदाहरण और पहचान पूछा जाता है। तो ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब क्लास स्टार्ट होगी वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया काव्य सौंदर्य के तत्व। अब इसके अलावा आपका हिंदी में एक और टॉपिक बचता है यहाँ पे। हिंदी में आपका संस्कृत भी तो होता है। तो संस्कृत में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका संस्कृत का सिलेबस यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे? सबसे पहला चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है वाराणसी। चैप्टर का नाम क्या है? वाराणसी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला चैप्टर। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है अन्योक्ति विलासा। क्या नाम है चैप्टर का? अन्योक्ति विलासा।
लासा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया चैप्टर नंबर 3 वीरः वीरेण पूज्यते, ये आपका दिया है। फोर्थ चैप्टर आपका दिया है प्रबुद्धो ग्रामीणा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका यहाँ पे दिया है देशभक्ता चंद्रशेखरा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आपका दिया है केन किम वर्धते, क्या लिखा हुआ है केन किम वर्धते, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आपका यहाँ पे दिया है आरुणि श्वेत केतु संवाद, क्या दिया है आरुणि श्वेत केतु संवाद, ये चैप्टर नंबर 7 है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आपका यहाँ पे दिया है भारतीय संस्कृतियाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और लास्ट चैप्टर आपका यहाँ पे दिया है चैप्टर नंबर 9 जीवन सूत्राणी, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो टोटल आपको यहाँ पे संस्कृत में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये पूरा सिलेबस आपका नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे परिशिष्ट लिखा है, क्या लिखा है परिशिष्ट, तो परिशिष्ट के अंतर्गत आपका यहाँ पे व्याकरण आएगा। व्याकरण में आपके कई टॉपिक यहाँ पे हैं, जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपके व्याकरण में है और क्या क्या आपको वहाँ पे पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संधि लिखा हुआ है, फिर शब्द रूप संज्ञा शब्द आपसे यहाँ पे, फिर उसके बाद शब्द रूप आपका सर्वनाम शब्द पूछा जाता है, धातु रूप आपसे पूछा जाता है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछा जाता है और निबंध आपका होता है, ठीक है। तो निबंध भी आपसे पूछा जाता है हिंदी में, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो मैं आपको निबंध लिखना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, जैसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर बोर्ड में मिलेंगे, एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि निबंध लिखने का भी अपना एक तरीका होता है, जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कब से क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका व्याकरण का सिलेबस हो गया। व्याकरण में कई चीजें आपकी होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब क्लास स्टार्ट होगी तो वहां पे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। व्याकरण के अंतर्गत आपका आता है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द आता है, पर्यायवाची आता है, कई चीजें डिटेल में आती हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है खंड काव्य। खंड काव्य जो आपका होता है ये जिले के अनुसार पूछा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है खंड काव्य और यहाँ पे लिखा है जिलेवार, यानी जिले के अनुसार आपसे यहाँ पे खंड काव्य पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे क्रमांक लिखा है, फिर पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम लिखा है और अनुदानित जिले लिखा है। तो मैं आपको एक यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए सबसे पहला आपका क्या दिया है, सबसे पहला यहाँ पे पुस्तक का नाम लिखा है, खंड काव्य का नाम लिखा है मुक्ति दूत। अब मुक्ति दूत ये किस जिले के लिए है, यानी किस जिले के छात्रों के लिए है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव। तो अगर आप इन जिलों में रहते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं, तो आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, मुक्ति दूत वाला तैयार करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में पूरी सारणी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप जिस जिले में निवास करते हैं उसी के अनुसार अपना खंड काव्य पढ़िएगा। और जब मैं आपको खंड काव्य पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे दिया है ये सेकंड वाला, क्या दिया है, ज्योति जवाहर यहाँ पे दिया है। तो ये किस जिले के छात्रों के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप इन जिलों में निवास करते हैं तो आपके लिए ये वाला खंड काव्य है, यानी ज्योति जवाहर वाला है। और ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते सारे खंड काव्य आपके लिखे हुए हैं और जिलों के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप चेक कर लीजिएगा जिस जिले में आप रहते हैं उसी के अनुसार अपना खंड काव्य तैयार कीजिएगा। और जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहां पे सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों यानी नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपका हिंदी का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। मैंने आपको यहाँ पे संस्कृत का पूरा सिलेबस बता दिया जो कि आपका हिंदी में आता है। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे काव्य का पूरा सिलेबस बता दिया, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं काव्य में। और उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे गद्य का भी बता दिया। अगर आप हिंदी का मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट कर दूं। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।